Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. डॉन न्यूज़पेपर है जी। इसके एडिटोरियल ओपिनियन इसका हम करेंगे एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 15th of November 2023 जी। तो आज के जो न्यूज़पेपर है ये है उसका टुडे न्यूज़पेपर का ओपिनियन और ओपिनियन वाला पेज इसमें हम करेंगे 1, 2 एंड 3 ये वाले तीन एडिटोरियल। देन वी मूव फॉरवर्ड 4, 5, 6 और 7। फिर ये वाले चार हम करेंगे ओपिनियन और इनका करेंगे एनालिसिस। और आज आपको इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो नई हैं सीखने को मिलेंगी। सो आप लोगों ने जो है इसको अटेंटिवली सुनना है लेक्चर को। और बाकी वही रूटीन में जो आपको बताया जाता है कि पीडीएफ लिंक जो है वो न्यूज़पेपर का भी और इस लेक्चर का भी डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल होगा। और इसके अलावा इस चैप्टर के इस वीडियो के लेक्चर के साथ चैप्टर बना दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू टॉपिक। आप जो सा भी सुनना चाहें सुन सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक पर आप हमको चैनल पर आपको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक अवेलेबल है वहाँ पर। लास्ट लेक्चर में मैंने पूछा था फ्यूचर ऑफ फलस्तीन क्या आपकी नज़र में है। तो डिफरेंट बच्चों ने डिफरेंट जो है कमेंट्स किए थे। रात तक जिनके कमेंट्स थे उनको रिप्लाई दे दिया था। जो उनके सुबह कमेंट्स आए हैं उनको जो है रिप्लाई नहीं दिया। उनको फिर एज आई फ्री आई विल रिप्लाई देम। तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट विल बी द फ्यूचर, जो मेरे पर्सपेक्टिव में है कि क्या फ्यूचर होने वाला है। लेकिन मैं आज क्योंकि रिकॉर्डिंग ज़रा जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ ड्यू टू बिजी शेड्यूल, तो आज नहीं कल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि मेरी समझ में क्या आ रहा है, व्हाट इज़ माई ओपिनियन। टिल आप लोगों ने जिन्होंने रिप्लाई दिया वो भी और जिन्होंने नहीं दिया वो भी, आप लोगों ने अगेन इसी क्वेश्चन का आंसर करना है। और बेहतर है अगर आप ये लेक्चर सुनने के बाद आंसर करें तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये वाला ओपिनियन, ये वाला ओपिनियन एंड ये वाला ओपिनियन, ये तीन ओपिनियन ऐसे हैं जो गजा को और इसराइल की वार को डिफरेंट डिमेंशंस के अंदर एक्सप्लेन कर रहा है। और इसको सुनने के बाद हो सकता है आपका जो ओपिनियन है, आपका जो आंसर है वो चेंज हो जाए। तो लिहाजा इनको सुनने के बाद आप लोगों ने अब आंसर देना है और देखना है कि आपके आंसर में कितना फ़र्क पड़ा है। एंड सेकंड थिंग ये है कि वही आप बच्चे जो है इसको सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, बट इस वाले जो कमांड्स इसको है ना, इसको क्या करते हैं, बेल आइकन को नहीं दबाते तो उनको न्यू नोटिफिकेशन नहीं आते। तो लिहाजा आप इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियोस के क्या है नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलें जी शुरू करते हैं अपना टुडे। नंबर 1, रिसर्जेंट मिलिटेंसी। इसके अंदर बेसिकली क्रक्स ये है जनाब अली कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, स्ट्रेटजी के स्पेलिंग जो इसको मैंने करेक्ट नहीं करता, काउंटर स्ट्रेटजी STRATEGIS काउंटर स्ट्रेटजीज। अच्छा जी, इसमें यह है कि क्रक्स जो ये है वो ये है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो मिलिट्री पर्सन हैं, उनके ऊपर कंटिन्यूसली वक्तन फवक्तन जो है टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं और डेली बेसिस के ऊपर कहीं ना कहीं अटैक हो जाता है और उनमें से हमारे जो कुछ जवान हैं वो शहीद हो जाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर ये एडिटोरियल जो है ये लिखा गया है। तो ये आपका फिट कहाँ पर होने वाला है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को आपको बताएगा क्या हो रहा है, टेररिज्म, मिलिटेंसी और कौन से एरियाज में ये हो रहा है, काउंटर स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए। तो चलें इसको देखते हैं। रीसर्जेंट, बेसिकली रीसर्जेंट का मतलब होता है क्या जी, इसको आप अगर वर्ड्स को इस तरह करें ना, री है ना और प्लस सर्जेंट है, ठीक है। री यानी कि जैसे रिव्यू करते हैं ना हम, व्यू देखना और री दोबारा से, तो री का मतलब होगा किसी भी काम को दोबारा से करना या दोबारा उसका होना, रिपीट होना। रिसर्जेंट, सर्जेंट क्या क्या मतलब हो सकता है, जैसे ये लफ्ज निकला है सर्ज से, और सर्ज का क्या मतलब होता है, इंक्रीज होना, राइज होना किसी चीज का, ठीक है ना। एक ये सर्ज है और एक होता है सर्जन। जो सर्जन होता है वो सर्जरी करता है, जैसे आपके डॉक्टर्स होते हैं ऑपरेशन करता है, और ये जो सर्ज है इसका मतलब होता है इंक्रीज होना किसी भी चीज का। तो रीसर्जेंट मतलब कि दोबारा से ये बढ़ना शुरू हो गई है, दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो गई है क्या, मिलिटेंसी। अब मिलिटेंसी, मिलिट्री जैसे आप कहते हैं,
तो मिलिटेंसी बेसिकली है, इसका मतलब ये है कि ऐसे तरीके इस्तेमाल करना, गलत इस तरीके इस्तेमाल करना किसी काज को सपोर्ट करने के लिए, किसी काम को करने के लिए ऐसे तरीके इस्तेमाल करना जो कि वायलेंट हो, जो कि नुकसानदेह हो, तो उसको हम कहते हैं मिलिटेंसी। मिलिटेंट से निकला। ओके होगी जिनकी मीनिंग्स। अब हम चलते हैं ये कहाँ पे क्या हो रहा है। मिलिटेंट अटैक हुआ है सिक्योरिटी पर्सनल के ऊपर, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी वाले हैं उनके ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर मंडे वाले दिन कहता है कि मिलिटेंट अटैक जो है ना सिक्योरिटी पर्सन के ऊपर वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई अटैक हो जाता है। और उसके बाद वो बात करता है कि मंडे वाले दिन जो है 2 अटैक हुए हैं, ठीक है। एक अटैक जो हुआ है वो कहाँ हुआ, डेरा इस्माइल खान में, और दूसरा हुआ है नॉर्थ वजीरिस्तान में। इन 2 इलाकों में के नए 2 अटैक हुए हैं। अब जो हुआ है डेरा इस्माइल खान में, वहां पे 2 सिविलियन और 1 सिक्योरिटी मैन वो शहीद हो गया है। और जो हुआ है जनाबी अली आपका दूसरा नॉर्थ वजीरिस्तान में, वहां पे 2 सोल्जर्स उनकी शहादत हो गई है। और इसके अलावा वो कहता है कि जो डेरा इस्माइल खान है ना, इसके जो पास पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे लक्की मरबत है, जोहब है और मियाँ वाली है, ये जो 3 इलाके हैं ना, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ये काम जो है कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, ठीक है ना। और क्या हो रहा है कि इसकी वजह से क्या हुआ है कि मिलिटेंट एक्टिविटीज जो हैं वो पास के अंदर भी इन इलाकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा थी, और जिसकी वजह से काफ़ी जो सिक्योरिटी मैन हैं, जो हमारे सिक्योरिटी वाले हैं, उनकी जानें गई हैं। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये रेड डेडेड एरिया है, ठीक हो गया। आगे वो बात करता है जियोग्राफिकल, इसी जियोग्राफिक एरिया की, कि इसके अंदर क्या है, इस जो जियोग्राफिक एरिया है इसके अंदर मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स को क्या है फोकस करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इस एरिया के अंदर ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार जो हो रहा है अटैक्स हो रहे हैं, मिलिटेंट इसको यूज कर रहे हैं, तो लिहाजा इस वाले एरिया के ऊपर स्पेशल फोकस करने की जरूरत है। फिर वो बात करता है कि ये जो एरिया है ना, ये फॉल कहाँ पर करता है, बेसिकली जो अभी पीछे हम डिस्कस कर रहे थे। कहता है ये 3 प्रोविंसेस को लगता है, केपेकी को, बलूचिस्तान को और पंजाब को। इन 3 जिलों सूबों को ये एरिया लगता है। और बेसिकली ये एरिया है ये अफगान बॉर्डर के बिल्कुल पास है, और ये साउथर्न केपेकी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, यानी कि वहां पर है। तो ये एक तो बॉर्डर के पास है, किसके, अफगान बॉर्डर के पास है वहां, और उसके अलावा साउथर्न केपी की जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बिल्कुल पास है। तो वहां से जहां से केपी की जो है बॉर्डर लगता है पंजाब को और बलूचिस्तान को, उन एरियाज के अंदर यहाँ से इजीली क्या हो जाता है, मिलिटेंट्स क्या करते हैं, अटैक करते हैं। आगे वो कहता है द हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ अटैक्स, इससे इसकी एक तो रीजंस जो सामने आ रही हैं। कुछ तो ये कहते हैं कि इन एरिया के अंदर जो ट्रूप्स है ना वो बहुत कम है, हमारे फौजी बहुत कम है, लॉ इन्फोर्समेंट वाले बहुत कम है। एक तो ये बताया जाता है कि इस वजह से हो रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि ये जो एरिया है ना, यहाँ पर जो मिलिटेंट है ना वो बड़े एक्टिव हैं, मिलिटेंट का जो नेटवर्क है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है इस एरिया के अंदर, तो इस लिहाजा इस वजह से इन एरियाज के अंदर ही टेररिस्ट अटैक जो है वो ज्यादा होते हैं। और दूसरी एक और बात भी की जाती है कि जो साउथर्न केपी है ना, ये वाला एरिया जो अफगान बॉर्डर के साथ है, यहाँ पर जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो बड़ी एक्टिव है, यानी कि वो उनका हॉट बेड है, वहां पर वो उनके बहुत ज्यादा यानी कि लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ये 3 मेन रीजन जो है वो बताई जा रही हैं जिनकी वजह से जो अटैक्स है ना वो इन इलाकों में, इस एरिया में होते हैं। अब क्या कहता है जो सिक्योरिटी के प्लानर है ना, उनको चाहिए कि क्या करें कि एक रियलिस्टिक जो है ना इस चीज को देखें, और क्या करें, एक काउंटर टेररिज्म प्लान प्रॉपर बनाएं, ताकि इस एरियाज को क्या किया जा सके, चेक किया जा सके। फिर वो इससे पहले जो इंसर्जेंसीज हुई थी ना उनकी बात करता है। उसमें वो कहता है कि ये इंसर्जेंस जो थी वो स्टार्ट हुई थी मालाखंड से, जो कि पुराना फाटा था। यहाँ पे असल में मैप लगाना चाहिए था, बट मैं मैप लगा नहीं सका, मैप लगाता तो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता। ओके, कोई बात नहीं। मालाकंड जो था, जो फॉर्मर फाटा है, तो वहां पर पहले ये इंसर्जेंसीज इस तरह की यानी कि एक्टिविटीज शुरू हुई थी। और इसी तरह की जहां यानी कि पुराने पास की बात करता है कि पहले भी जब पाकिस्तान में इंसर्जेंसीज हुई है ना, तो इन्हीं इलाकों में शुरू होती थी और फिर वो आगे जो है चलती थी। तो अभी भी अगर देखा जाए तो अभी भी जो ट्राइजेक्टरी है वो सेम ही है, ठीक है ना। और इंसर्जेंसीज को जो पास में हुई थी, इनको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के कई जो फौजी हैं उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया।
क्यों? क्योंकि काफ़ी मिलिट्री ऑपरेशन हम लोगों को करने पड़े और उस मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर फौजियों की जान जाती थी, शहीद हो जाते थे। तो फिर जाकर हमने इंसर्जेंसी से अपनी जान छुड़ाई है। लेकिन अब अगर दोबारा हम टाइमली एक्शन नहीं लेते तो फिर हमें बड़े ऑपरेशन करने पड़ेंगे, फिर हमारे फौजियों की, भाइयों की जान जाएगी। तो कहता है कि इस डिबेट के बारे में वो कहता है कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान फॉर पीस, इसको ज़रूर जो है ना काउंट किया जाए। जब भी ये डिबेट हो ना कि अब इनका क्या करना, तो इसको ज़रूर बीच में काउंट किया जाए। क्यों? क्योंकि पहले भी ये एक्टिव थे तो ऑपरेशन करने के बाद इनसे हमने जान छुड़ाई। लेकिन जो फिर बाद में जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उसने जो है इन मिलिटेंट्स के साथ क्या किया, इनको, ये अफगानिस्तान में थे जब किसकी आई, तालिबान की जो गवर्नमेंट आई, तो ये अफगानिस्तान में यानी कि ऑपरेशन यहाँ से कर हमने इनको निकाल दिया हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब इमरान खान की गवर्नमेंट आती है तो फिर ये क्या है कि इन लोगों को दोबारा से थ्रू एक एग्रीमेंट, जिसमें आपकी सिक्योरिटी भी, ज़ाहिर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, अकेला इमरान खान तो कुछ नहीं कर सकता था। तो इनके साथ हम, क्योंकि तालिबान को हम अपने ना बॉयज समझते थे उस वक्त ना, तो उनके साथ हमने एग्रीमेंट करके टीटीपी वालों को फिर दोबारा से जो है इन एरियाज के अंदर जगह दी कि ठीक है आप रह लें। लेकिन इन्होंने रहने के साथ साथ दोबारा से वही अपनी पुरानी हरकतें शुरू कर दी। तो बेसिकली वो कहना ये चाहता है कि अब जब ये काम शुरू होगा ना, तो हम लोगों ने क्या करना है, साथ साथ इसको भी देखना है कि कौन से वो लोग थे जिन लोगों ने इनको यहाँ पर रहने की इजाजत दोबारा से दी, उनकी अकाउंटेबिलिटी हमने जरूर करनी है। जिन्होंने इन मिलिटेंट्स को क्या किया, वापस आने की इजाजत दी और दोबारा से यहाँ पर इनको जो फुट पॉइंट जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की इजाजत दी गई। उसके बाद कहता है कि लेकिन चलो ये तो लंबी बातें हैं ना, ये तो बाद में होंगे, लेकिन इमीडिएट हमें क्या करना है कि इनको हमने मिलिटेंट अटैक्स को हमने रोकना है, टू ब्रेक अप टेररिस्ट नेटवर्क। और उसके बाद वो कहता है ऑलरेडी मेजर अटैक्स, इस कहता है ये दो तो मैं बता रहा हूँ जो मंडे वाले दिन हुए हैं, इससे पहले कराची में, चित्राल में, पेशावर में, मियाँ वाली में, जोहर में और ग्वादर में भी काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं। और अगर इनकी मैं बात करूं तो एडिटोरियल जो प्रीवियस गुजर चुके हैं उनके अंदर उसने इनको भी डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप उनको सुने, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। फिर आगे करना क्या है, व्हाट टू डू, पाकिस्तान अभी क्या कर सकता है। इसमें यह है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पाकिस्तान करे। इंटेलिजेंस बेस्ड, पहले इंटेलिजेंस कलेक्ट करे, उसके बाद टारगेट करे, तो इनको कहते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करे। और यही एक मेन काम है। उसके बाद दूसरा है कि बेटर इंटेलिजेंस गैदरिंग करे और काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज प्रोएक्टिव बनाए। प्रोएक्टिव मतलब ये है कि ये नहीं कि जब वो अटैक कर लें तो उसके बाद आप जाकर उनको काउंटर करें। अटैक करने से पहले ही उनको रोक लें और पहले ही उनको क्या करें, उनके ऊपर आप खुद अटैक करके उनको क्या कर दें, काउंटर कर दें। तो यही काम जो है राइट नो पाकिस्तान कैन डू। ठीक है जी। तो ये आप टेररिज्म आपको नजर आ रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान के टेररिज्म की एक वेव जो है ना वो जान पकड़ रही है। अब देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान इससे डील करता है। सेकेंड है जी जस्टिस डिलेड। इस एडिटोरियल के अंदर पढ़ने के बाद मुझे भी थोड़ा हंसी आई थी, और ये वाकई मजाक है पाकिस्तान में ना, ये जो जुडिशरी है ना, पाकिस्तान का मजाक बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो मजाक आपको अभी भी समझ आएगा कि कैसे मजाक बनाया हुआ पाकिस्तान का। तो ये जुडिशरी में आपका काम आएगा, जस्टिस सिस्टम के बारे में आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम कैसा है। उसके बाद आपको पता चलेगा राइट्स ऑफ सिविलियंस, पाकिस्तान के जो सिटीजन हैं उनकी राइट्स की कितनी कदर की जाती है, और पार्लियामेंटेरियन की हकीकत भी आपको पता चलेगी कि ये क्या होते हैं। और मिलिट्री कोर्ट्स की बात होगी और सिविलियंस की बात होगी इसके अंदर। तो चलें इसको शुरू करते हैं। इसमें बाद में असल वक्त बात ये है, क्रक्स ये है जनाब अली, और ये क्रक्स ही मैंने लिखा है, और इसमें कोई पेपर पर्सपेक्टिव में कोई चीज़ें थी नहीं, लेकिन क्या है कि एक रियलिटी चेक है आपके लिए ये ना, कि आपकी जो पाकिस्तान है वो कैसे चल रहा है। होता ये है कि 9 मई के होते हैं अटैक। उस 9 मई के अटैक के अंदर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जो कि कितने हैं, तकरीबन 103 बंदे पकड़ के रखे हुए हैं अभी फाइट नो, कुछ थोड़े भी होंगे। 103 बंदे समझ लें पकड़ के रखे हुए हैं। नई 9 मई के जो इमरान खान के जो जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया था इसने करवाया, पीटीआई वाले ने पकड़ लिया, रख लिया, ठीक है। अब को सोचा क्या कि इनका क्या करवाया जाएगा, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इनको सजा दी जाएगी। स्टोरी सुनते हैं आपको, यही स्टोरी है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इन बंदों को सजा दी जाएगी। फिर क्या होता है, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है चेंज, और उसको फिर वो कहता है यार ये तो गलत है, और उस वो क्या करता है कि 5 मेंबर्स का एक बेंच बनाता है अक्टूबर के अंदर, पिछले महीने ना,
बेंच बनाता है और वो बेंच फैसला ये करता है कि ये जो बंदे 9 मई वाले आपने पकड़े हुए हैं ना, इनको मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए सजा नहीं देंगे, बल्कि इनको क्रिमिनल कोर्ट्स जो है पाकिस्तान के जो जुडिशरी के क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वहां पर इनको सजा दी जाएगी। लिहाजा आर्मी जो है इसको सजा नहीं देगी। एक चीज तो ये कह दी किसने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था उसने। दूसरे नंबर पर साथ में 4 जजों ने यह भी कह दिया कि कुछ सेक्शंस जो हैं पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ तसादम करती हैं, ठीक है ना। जैसे जिसमें से एक ये भी है कि आप लोग सिविलियंस का मिलिट्री कोड कर सकते हैं, तो ये वाली जो सेक्शंस है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत जिसमें जो है सिविलियंस के राइट्स हैं उसको काउंटर करती हैं। ये दो बातें कर दी, किसने कर दी, जनाबी अली आपकी जुडिशरी, सुप्रीम जुडिशरी के बेंच ने ये काम कर दिया। ये ऑर्डर भी कर दिए कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं करेंगे, क्रिमिनल कोर्ट्स में इनका होगा लोगों का हिसाब किताब। और ये भी बात का, जब ये बात हो जाती है ना, उसके बाद आप आगे स्टोरी सुने क्या होता है। अभी मंडे वाले दिन ये होता है कि एक रेजोल्यूशन जो है वो पेश किया जाता है सेनेट के अंदर। आपकी जो सेनेट है वहां पर एक रेजोल्यूशन पेश किया जाता है और उसमें क्या किया जाता है कि ये कहा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना उसको रिकंसिडर किया जाए, दोबारा से उसके ऊपर नजर सानी की जाए। और उसके बाद हालांकि कोई भी जो रेजोल्यूशन पेश किया जाता है वो कुछ जो सेनेट के अंदर एक प्रोसीडिंग्स होती हैं उसका एजेंडा होता है, लेकिन ये रेजोल्यूशन एजेंडे का हिस्सा था भी नहीं, लेकिन इसको पेश कर दिया गया। और प्रेजेंट भी कब किया गया, जब बिल्कुल जो है आप कह लें कि छुट्टी होने वाली थी, सादा अल्फाज में सब जाने वाले थे, तब इसको पेश किया गया रेजोल्यूशन को। और उस वक्त जो है कितने का, 1 दर्जन से कम यानी कि 12 से कम जो पार्लियामेंटेरियन थे वो वहां पर मौजूद थे, सेनेटर्स। लेकिन फिर क्या हुआ, इसको पास किया गया सिर्फ 6 वोट्स के साथ, इसको पास भी कर दिया गया। और पास इसको करने का मकसद क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि जनाब अली मिलिट्री कोर्ट्स में सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि सजा दी जाएगी जो पाकिस्तान का क्रिमिनल कोर्ट्स है वहां पर, तो उसके खिलाफ ये पास कर दिया गया। ये है जी मजाक जो हुआ। आगे वो कहता है कि अगर ये बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया था, ऐसा कौन सा कुछ गलत काम कर दिया था। सिर्फ यही कहा था ना कि इनको ट्राई किया जाएगा इनको मार्शल कोर्ट इनका नहीं किया जाएगा, जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वहां पर कोर्ट मार्शल नहीं किया जाएगा इन सिविलियंस का, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये तो नहीं था कि जो गिल्टी थे उनको छोड़ दिया गया है। इसका मतलब तो ये था कि बस ठीक है उनको पनिशमेंट दी जाएगी, लेकिन सिविलियन कोर्ट्स के जरिए दी जाएगी, यही कहा था ना जुडिशरी ने। लेकिन फिर वो आगे कहता है ऐसा क्यों है, वाई क्वेश्चन करता है, सवाल ही करने और कर तो हम सकते नहीं, सवाल कर के जान छुड़ा लेते हैं, ठीक है ना। एडिटोरियल वाले भी और सारे भी क्वेश्चन करते हैं, पता नहीं किससे करते रहते हैं सवाल। वाई ऑल पार्लियामेंट डिलीवर बाय द मिलिट्री मिलिट्री हैंड्स। फिर सवाल करता है अगर ये रेजोल्यूशन आपने पेश करके जिस तरह से कर दिया तो इसका क्या मकसद क्या है। हमें अब क्या पता, हम तो खुद पढ़ते हैं कि पता चले मकसद क्या, तो वो भी हमसे पूछ रहा है कि इसका क्या मकसद हो सकता है, ठीक है ना। अब आपको पता होगा तो आप बता दीजिएगा क्या मकसद है, क्यों मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू या आप लोग वो चाहते हैं कि इनको सजा दी जाए, नंबर 1। नंबर 2 जी पर्पस क्या है, वाई क्या पर्पस है। और फिर आगे वो 103 बंदे जो रोक कर रखे हुए हैं उन बेचारों का क्या बनेगा। ये था, हो गया जो मजाक होना था पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि जो पीटीआई की लीगल टीम है ना वो भी, और जो स्टेट भी है वो भी, ये जो 103 बंदे जो बेचारे आम लोग आम सिटीजन हैं जो पीटीआई के नारे लगाते रहे उस दिन, इमरान खान के लिए जमहूरियत के नारे लगाते रहे, इनको पकड़ा हुआ है। तो इनके बारे में ना तो पीटीआई की लीगल टीम सीरियस है और ना ही स्टेट भी नहीं सीरियस। स्टेट कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, उसने फैसला किया, उन्होंने उसका फैसला खराब खत्म कर दिया, उन्होंने कहा ये क्या है जी हम खुद सजा देंगे। तो ये कहता है कि दोनों दोनों भी इसके बारे में इनके बारे में सीरियस नहीं है। और फिर वो कहता है कि ये क्या है, ये डिप्राइविंग सिटीजन सिटीजन को रोक रहा है उनके हक हक थे लिबर्टीज विदाउट ट्रायल के, उनको लिबर्टी नहीं दी जा रही कि ट्रायल उनका प्रॉपर वो किया जाए, उनको एक वकील जो एक प्रॉपर तरीकाकार है वो इस्तेमाल करने नहीं दिया जा रहा। फिर वो कहता है द स्टेट वांट्स जस्टिस इट शुड लेट द ट्रायल प्रोसीड एज डायरेक्टली बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर स्टेट ये चाहती है कि जस्टिस हो तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस तरह से क्या हो किया जाए, प्रोसीड किया जाए, ट्रायल किया जाए इन लोगों को। यानी कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में ना इनको सजा दी जाए बल्कि जो आम कोर्ट्स बनाए गए हैं वहां पर इनको सजा दी जाए। तो जनाब अली ये है रियलिटी ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एंड द पावर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान, किस तरह से कंट्रोल करते हैं।
आगे आ जाए। 1 बिलियन लिव्स, नंबर थर्ड वन। इसके अंदर वो क्या करेगा, टॉपिक आपका मेन रहेगा क्लाइमेट क्राइसिस। उसके बाद चिल्ड्रन, ये बताएगा कि क्लाइमेट क्राइसिस से चिल्ड्रन किस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं। फिर पाकिस्तान में और ग्लोबल लेवल के फिगर्स बताएगा, यूनिसेफ की रिपोर्ट को डिस्कस करेगा और COP28 को डिस्कस करेगा। अब अगर आप लोग डेली के बेसिस के ऊपर लेक्चर्स मेरे सुन रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्लाइमेट एक मेन इशू चल रहा है, ग्लोबल लेवल की बात कर रहा हूँ, गजा चल रहा है, वुमेन चल रहा है, और इसके अलावा ये इसमें के अंदर तो COP28 है ना, टेररिज्म चल रहा है पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंसी है। तो बेटा यही आने वाले हैं पेपर में, कहीं नहीं जा रहा वो, ऐसे में भी यही आने वाले हैं, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। 1 बिलियन लिव्स चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की बात करता है, कहता है क्लाइमेट चेंज द प्लाइट ऑफ चिल्ड्रन। आगे रिपोर्ट की बात, असल में ये क्या है कि क्लाइमेट चेंज की जो तब्दीलियां आ रही हैं उससे जो बच्चे हैं वो किस तरह से तबाह हो रहे हैं, उनको क्या नुकसान हो रहा है। एक नई डिमेंशन में बात करनी है ना, तो फिर इस डिमेंशन में क्यों ना करें। कहता है यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है क्लाइमेट चेंज्ड चाइल्ड, ये रिपोर्ट का नाम है। और रिपोर्ट जो है यूनिसेफ की 2021 चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के ऊपर बनाई गई है। उसमें यह पता चलता है कि 1 बिलियन चिल्ड्रन पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीमली हाई रिस्क है फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। क्लाइमेट क्राइसिस के जो हाईली जो रिस्क है ना, उनके ऊपर है 1 बिलियन बच्चों के ऊपर पूरी दुनिया में। पाकिस्तान के बच्चे भी उसमें शामिल हैं। और उसमें कहता है कि जो मेन इश्यूज वो क्या है, नंबर 1 पे बात करता है वाटर स्कार्सिटी। वाटर बहुत जो है ना स्केयर है, बहुत कम मिल रहा है। 2022 की बात करता है, 739 मिलियन चिल्ड्रन हैं, वो क्या है एक्सट्रीमली हाई वाटर स्कार्सिटी, बहुत ज्यादा वाटर स्कार्सिटी को जो है उनके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। 436 मिलियन जो रिजाइडिंग है इन एरियाज ऑफ हाई एक्सट्रीम वाटर वल्नरेबिलिटी। तो ये नहीं कि बात करने का मतलब ये कि वाटर स्कार्सिटी एक इशू है जिसकी वजह से बच्चे जो है वो बच्चों को इम्पैक्ट हो रहा है। और ये जो इशू है ये क्यों पैदा हो रहा है, क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से पैदा हो रहा है। फॉर पाकिस्तान कहता है कि वाटर चैलेंजेस तो हैं ही हैं। उसके बाद आगे वो बात कर रहा है कि दूसरा जो चैलेंज है वो है एजुकेशन। इससे क्या हो रहा है कि एजुकेशन भी डिस्टर्ब हो रही है। आगे चलने से पहले जैसे मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल दूं, क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से आपकी हो रही है क्या, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो रही है। और एयर पोल्यूशन होने की वजह से आपके स्कूल बंद हो जाते हैं, स्कूलों में छुट्टियां दी जा रही हैं, जैसे पंजाब में पिछले दिनों भी दी, और अब फिर सैटरडे की वो सोच रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन। तो स्कूल बंद होंगे तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो एजुकेशन का हर्ज तो होगा ना। तो इस तरह से क्या क्लाइमेट क्राइसिस क्या है, एजुकेशन को भी डिस्टर्ब कर रही है, जो कि बेसिक राइट है। और फिर वो कह रहा है इसके अलावा जो क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स हैं, जैसे कि वो भी आर इंटरप्टिंग द एजुकेशन ऑफ 40 मिलियन चिल्ड्रन। यानी कि सिर्फ जो है डिजास्टर्स जैसे अर्थक्वेक का आ जाना, सैलाब का आ जाना, तो इससे भी क्या होता है एजुकेशन बच्चों की डिस्टर्ब होती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। तो इससे भी जो एजुकेशन है 40 मिलियन चिल्ड्रन की ग्लोबली जो है वो डिस्टर्ब हुई है, और जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट और ग्रोथ भी जो है वो दुनिया की रुकी है। आगे वो कहता है चिल्ड्रन यूनिक सक्सेसिबिलिटी क्लाइमेट चेंज इंटेंसिफाइड बाय। कहता है किस तरह से इंटेंसिफाई हो रही है, किन चीज़ों की वजह से, इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, एक्सट्रीम वेदर की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह। एक्सट्रीम वेदर देखें ना, गर्मियों की छुट्टियां क्यों देते हैं, इसी वजह से देते हैं ना पंजाब में, कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। अगर गर्मी ना हो तो है ना वो छुट्टियां ना हो, सर्दियों की छुट्टियां क्यों देते हैं, एक्सट्रीम वेदर की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से। ये चीज़ें क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, एजुकेशन के आगे एक हर्डल है बच्चों की ज़िंदगी के अंदर। फिर वो कहता है द डेवलपिंग ब्रेन, जो नए ब्रेन है, लंग्स हैं, ठीक है ना, इम्यून सिस्टम है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल, सारे के सारे यानी कि बच्चों के छोटे छोटे तो होते हैं, ब्रेन भी होता है, लंग्स भी होते हैं, अभी डेवलपिंग स्टेज भी होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से डिस्टर्ब होते हैं। और ये कहता है कि इसमें ये नहीं है कि कोई गरीब मुल्क है या अमीर मुल्क है, ये पूरी दुनिया के जो अमीर मुल्क भी हैं और गरीब मुल्क भी हैं, सबको ये इम्पैक्ट करता है। फिर कहता है चिल्ड्रन नीड्स have been largely neglected in climate change response। ज़ाहिर है जब climate change response जैसे COP28 होने वाली है तो उसमें यही देखना है कि क्लाइमेट की वजह से किस किस एरिया में तबाही हुई है, उस एरिया में हम क्या करें, पैसे लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें और बेहतरी करें।
तो कहता है इस बच्चों वाली जो साइड है उसको हमेशा से क्या कर दिया जाता है, उसके ऊपर कोई गौर ही नहीं किया जाता कि बच्चों को क्या हो रही है। और फिर कहता है कि ओनली 2.4% ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, अगर 100 रुपया दे रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 2.4 रुपये जो हैं वो क्या है, बच्चों के चाइल्ड फोकस एक्टिविटीज के ऊपर खर्च किए जाते हैं। और फिर फाइनली वो कहता है COP28 जो है वो आने वाली है, तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि जो रीफोकस किया जाए क्लाइमेट स्ट्रेटजीज के ऊपर, पॉलिसीज के ऊपर फॉर चिल्ड्रन, कि जब सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 में ज़ाहिर है क्लाइमेट क्राइसिस को डिस्कस करना है, तो बच्चों को ना भूला जाए, उनको भी डिस्कस किया जाए कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं ताकि उनके लिए भी हम कुछ कर सकें। पाकिस्तान की बात करता है अलॉन्ग साइड अदर, पाकिस्तान कहता है दूसरों के साथ साथ ही है। पाकिस्तान को क्या करना है, इंश्योर अ क्लीन हेल्थी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट फॉर चिल्ड्रन, और इसके लिए इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन नीड्स एंड राइट्स विद इन द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट फ्रेमवर्क, adapting services, reshaping education system to withstand climate adversities। reshaping education system, वैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, गर्मियों में आप लोग छुट्टियां दे देते हैं, लेकिन अगर काफी एक्सपेंसिव चीजें हैं ना, ये इजीली तो नहीं हो सकती। सोलर सिस्टम कर दिए जाए, स्कूलों में एसी लगा दिए जाए, कि वही जो हीट ऊपर से पड़ रही है बहुत ज्यादा, तो सोलर सिस्टम से क्या होगा, वही हीट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी एनर्जी में, और उस एनर्जी को आप कमरों को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं ताकि हीट बहुत कम हो, लेकिन फिर भी जो काम है उसको आप ख़त्म कर सकें थ्रू एयर कंडीशनर्स। तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, उससे क्या होगा कि आपको स्कूलों में छुट्टियां नहीं देनी पड़ेंगी, मगर ये काम जो है इट टेक मनी, बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, तो लिहाजा हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, देन वही क्या करते हैं, हम छुट्टियां दे देते हैं। तो जनाब ये था आपका थर्ड जो है एडिटोरियल। आगे एडिटोरियल में ओपिनियन में जाने से पहले ये है जनाब आज की पिक्चर, इसके अंदर सिंपल सा पीटीआई वालों को उन्होंने दिखाया है इमरान खान को, और इलेक्शन आने वाले हैं, और इमरान खान जो है वो इलेक्शन में क्या जाएगा नहीं जाएगा, लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। तो प्रॉब्लम्स उसके क्या हैं, अल कादर ट्रस्ट केस, तोशा खाना रेफरेंस केस, और साइफर केस, 1 2 3, ये जी प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए इनसे जान छुड़ाएगा तो ही इलेक्शन में जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है आगे। चलें जी, अब आ जाते हैं आपके ओपिनियन, शुरू करते हैं। तो जो ओपिनियंस के अंदर फर्स्ट ओपिनियन है ना, वो है शेमफुल कैपिटुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटुलेशन, ठीक है ना। कैपिटुलेशन का पहले मैं आपको सादा सा अल्फाज में जो मीनिंग है वो बता देता हूँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड। इसका मतलब है सरेंडर कर देना, सरेंडर, सबमिशन। शेमफुल कैपिटुलेशन यानी कि बहुत शर्मिंदगी वाली जो है ना सरेंडर, उसकी बात करते हैं। इसमें बात क्या है जी, इसमें वो ये बात करेगा गजा की, इसराइल की, अरब वर्ल्ड की, पॉलिटिकल काज की, और सजेशंस टू करोन। दो चीजें इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगी ये वाली, बाकी बातें वही होंगी। आपको बताएगा कि कौन कौन से मुल्क जो हैं, बेशक वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, उन्होंने इसराइल को यानी कि कुछ जवाब दिया है, एक्शन किया है कुछ, और कौन से ऐसे मुस्लिम मुल्क हैं जो जिनके ऊपर उम्मीदें थी लेकिन वो खामोश रहे हैं, और अभी भी खामोश हैं और आगे भी खामोश ही रहेंगे, वो नहीं बोलने वाले। और यहाँ पर एक उसने पॉलिटिकल काज बताई है सऊदी अरेबिया के बारे में, सऊदी अरेबिया के बारे में और अरब के बारे में। ये बड़ी ही अच्छी काज है, यहाँ पर मैंने स्टार भी लगाया है। और एक ये वाले प्लान्स जो थे, 4 पॉइंट्स जो थे, सजेशंस जो थी, बड़ी पावरफुल थी अगर इम्प्लीमेंट होती, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होने दी गई, क्यों नहीं होने दी वो भी आपको बताया जाएगा। तो चलें ये इसको डिस्कस करते हैं। शेमफुल कैपिटुलेशन, शेमफुल कैपिटुलेशन शुरू करता है वो इस तरह से, कहता है जनाब अरब जो है ना, वो कंट्रीज जो हैं, वो नेवर बिन स्टैंड अप इन सपोर्ट ऑफ फलस्तीन, कि अरब कंट्रीज जो हैं वो फलस्तीन की सपोर्ट में खड़ी नहीं हो रही, नहीं होंगी भी, नहीं हो रही। एंड आगे कहता है मेड पीस विद द ज़ायोनिस्ट स्टेट ऑफ इसराइल, क्योंकि इनमें से जो अरब कंट्रीज हैं इनमें से बहुत ने इसराइल के साथ क्या किए हुए हैं, पीस मुआदे किए हुए हैं, तो ये सपोर्ट नहीं देने वाली फलस्तीन को। तो जो हमारी उम्मीदें थी ना वो समझ लें वो फुलफिल नहीं होने वाली मुसलमानों की। आगे वो बात करता है, कहता है कि इसराइल कंटिन्यूसली बच्चों को मार रहा है, उन बच्चों को भी जो अभी पैदा हुए हैं, न्यू बोर्न बेबीज,
उनको भी हॉस्पिटल्स के अंदर मारा जा रहा है, मार रहे हैं ना, यानी कि हॉस्पिटल के आप जब सप्लाई बंद कर देते हैं, वेंटिलेटर पर बच्चे हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो कहता है मुस्लिम वर्ल्ड हैज चूजन, अब ये काम तो इसराइल कर रहा है। अब जो मुस्लिम वर्ल्ड वो कहता है ओआईसी को और अरब लीग को, इन दो को वो कहता है मुस्लिम वर्ल्ड। कहता है इन्होंने क्या चूज किया है कि वो तो मार रहा है हमारे बच्चों को, और इन दोनों ने चूज किया है स्टेटमेंट्स देना, स्टेटमेंट देते हैं, कंडेम करते हैं। यही दो काम इनको आते हैं और यही दो काम ये कर रहे हैं, और कुछ नहीं इसके अलावा ये कर रहे हैं। रेजोल्यूशन पास करते हैं और कुछ नहीं करते। और फिर वो कहता है अरब लीग ने और ये जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस अभी ये रियाज में हुई है, तो इन्होंने जो काम किया वो बड़ा ही शेमफुल है। ठीक है, शेमफुल क्या है जनाबी अली, कि एक तरफ तो वो मार रहा है बच्चों को गजा के अंदर, जायोनिस्ट रजीम जो है, तो और दूसरी तरफ ये वाले सारे मिलकर एग्रीमेंट ही नहीं को कर पा रहे कि करना क्या है, इनसे कोई फैसला ही नहीं हो पा रहा। फिर आगे कहता है कि अरब लीडर्स जो है ना, मुस्लिम कंट्रीज, यानी कि एक तरफ वो गजा जो स्ट्रिप है वहां पर उन्होंने क्या है किलिंग हो रही है, 11,000 से ज्यादा बच्चों को मार दिया है, औरतों को, वुमन को, सबको टोटल तकरीबन 11,000 हैं जिनकी डेथ्स हो चुकी हैं। एक तरफ तो ये काम हो गया, और दूसरी तरफ जो है कि ये मिनिमम प्लान ऑफ एक्शन जो है ना उसके ऊपर भी एग्री नहीं हुए, जो मिनिमम प्लान ऑफ एक्शन हो इसराइल के खिलाफ, जो इसराइल के क्राइम्स हैं उसके खिलाफ, उसके ऊपर भी ये एग्री नहीं हो रहे। तो इससे क्या मतलब आ रहा है, इन एक्शन बाय द मुस्लिम वर्ल्ड। तो ये एक तरफ तो ये इसकी वजह से इन एक्शन हो रहा है, कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ जो ज़ायोनिस्ट स्टेट है जिसको यूनाइटेड स्टेट और सम जो वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट कर रही हैं, उसका हौसला और बढ़ गया है। अब वो और खुल के जो है ना वार क्राइम्स कर रहा है। ठीक हो गया। कहता है इस लेकिन पीछे जो बात हुई थी ना उसमें जो चार जो अरब लीग की जो चार मेन जो कह लें कि पावरफुल स्टेट्स थी, उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे, और वो पॉइंट्स बड़े ही काबिले गौर थे, लेकिन उन पॉइंट्स के ऊपर भी काम नहीं हुआ, और वो पॉइंट्स यहाँ पर इन्होंने लिखे हुए थे। उनमें से पहला पॉइंट ये था कि जो यूनाइटेड स्टेट और की जो मिलिट्री बेसिस है ना अरब कंट्रीज के अंदर, उनको रोका जाए कि वो इसराइल को वेपन्स और अम्यूनिशन दे सके। यूएसए की जो मिलिट्री बेसिस है ना अरब कंट्रीज के अंदर, जैसे मिडल ईस्ट के अंदर बहुत बड़ी है, कुवैत के अंदर बहुत बड़ी है, इनकी है बेसिस यूनाइटेड स्टेट की। तो कहता है इनको क्या किया जाए, इनको रोका जाए कि ये इसराइल को ना तो वेपन सप्लाई करेंगी ना अम्यूनिशन सप्लाई करेंगी। अम्यूनिशन होता है जो गोलियां वगैरह दूसरी चीजें इस्तेमाल होती हैं उसमें, नंबर वन। उसके बाद कहता है कि अरब डिप्लोमेटिक जो अरब जो है ना वो फ्रीज कर देंगे डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी एंड मिलिट्री रिलेशन इसराइल के साथ, यानी कि इसराइल का बिल्कुल बाईकाट कर देंगे, उसके साथ अपने तल्लुक नहीं रखेंगे। नंबर टू पे ये कर लें। नंबर थ्री पर वो कहता है कि थ्रेट टू लिवरेज ऑयल, ऑयल का जो थ्रेट देंगे कि हम लोग ऑयल सप्लाई उसको बंद कर देंगे, उसको भी, और इसराइल को तो बंद कर देंगे। ठीक है। एंड नंबर फोर, जो भी हमारी अरब वालों की इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज हैं उसके मुताबिक उसको क्या किया जाएगा, प्रेशराइज किया जाएगा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अभी लोग बाईकाट कर रहे हैं तो उसको भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया जाएगा, उसका बाईकाट किया जाएगा। तो ये चार प्रपोजल थे जो कि चार मेन जो अरब लीग की कंट्रीज पावरफुल थी उन्होंने दिए थे, लेकिन इन चार प्रपोजल के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। ठीक है। आगे वो कहता है कि आगे क्या हुआ, कहता है अरब लीग और ओआईसी का अलग अलग इजलास होना था, लेकिन हुआ इस तरह से कि अरब लीग ने अजलास अपना बुला लिया। ठीक है। और उसमें वो मीटिंग हुई लेकिन कोई सेटलमेंट नहीं हुई। जब कोई सेटलमेंट नहीं ना हुई तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अब नेक्स्ट जो होगा ना हम इकट्ठा अजलास कर लेते हैं, ओआईसी वाले भी और अरब लीग वाले। तो इन्होंने मिलकर क्या कर लिया, मीटिंग कर ली। अब इस मीटिंग में क्या कहता है कि 11 ऑफ द 22 मेंबर्स ऑफ अरब लीग के 22 मेंबर्स हैं और ओआईसी के 57 हैं। तो इन 22 के अंदर में से जो 11 थे ना, 11 मेंबर्स ऑफ द ओआईसी ऑफ अरब लीग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये जो चार प्लान है इनको सपोर्ट किया इन 11 ने, 22 में से इन 11 ने क्या किया, इनको सपोर्ट किया। और बाकी जो थे 11 वो या तो उन्होंने अगेंस्ट रहे, उन्होंने अपोज किया, या फिर एब्सेंट रहे। तो इसलिए 11/11 का ये हो गया। ठीक है ना, किसी तरफ ये लाग ही नहीं सके ये वाले इनके ये वाले पॉइंट्स। ये किसकी बात हो रही है जी, अरब लीग की। आगे अब वो आपको बताता है कि कौन कौन सी कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने इन पॉइंट्स के ऊपर, या जिन्होंने सऊदी अरब के इसराइल के अगेंस्ट कोई भी बड़ा फैसला लेने से इनकार कर दिया। उनमें जनाब अली शामिल है आपकी यूएई,
बहरीन, इजिप्ट और आपका सऊदी अरेबिया। बाकी बचता क्या मिडल ईस्ट में, खुद ही देख। ये तो छोटा है, इनका भी इन्फ्लुएंस है, इनका भी है, इनका भी है, इन सबका, इनका तो है ही ना, बड़े हैं, बाकी तो छोटे छोटे हैं सारे। तो इन चार ने क्या कहा तो कुछ नहीं करना जी, यानी कि कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा मैयर अगेंस्ट जो है नहीं लेना इसराइल के, जिससे उसको सजा मिल सके। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। ये इन इन चारों का ये फैसला है। सुन लिया आपने इनका फैसला, आगे चलते हैं। ज्वाइंट रेजोल्यूशन होता है जी अरब का, और ओआईसी सबमिट होती है, तो उसमें ज्वाइंट रेजोल्यूशन में अब कहते क्या है, फैसला तो इन्होंने नहीं लेना उनके खिलाफ कोई भी ना, तो अब लोग ये ओआईसी और अरब लीग का जो है इजलास है, उसमें एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। उस रेजोल्यूशन में ये कहते क्या है, सुनते जाएं। कहते ये हैं जनाब अली के, इस गजा का जो है इसको एंड होना चाहिए कन्फ्लिक्ट को, नंबर 1। उसके बाद कहते हैं कि गजा जो है, ये जो इसराइल कहता है ना मैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ये काम कर रहा हूँ, तो ये बात जो है ये सही नहीं है, ये गलत है। इसराइल सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं कर रहा। डिमांड की यह है कि गजा जो स्ट्रिप है उसके अंदर ये लड़ाई खत्म कर दी जाए। ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो गजा वालों तक पहुंचाई देनी चाहिए, हम ह्यूमैनिटेरियन एड उन तक पहुंचा सकें। और इसके अलावा जो इसराइल जो है उसको जो है ना वेपन्स जो आर्म है उनकी एक्सपोर्ट ना किया जाए। ये 5 काम जो है इन्होंने किए हैं, यानी कि कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे इसराइल जो है नाराज हो जाए। ठीक हो गया, तो ये स्टेटमेंट्स इस रेजोल्यूशन में दी हैं। आगे ओपिनियन वाला इसको हाईलाइट करता है, क्रिटिसाइज करता है कि ये बातें तो आपने की, लेकिन आपने राइट ऑफ द फलस्तीनियन पीपल की तो बात ही नहीं की उस रेजोल्यूशन के अंदर, कि जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं इसराइल के ऑक्यूपेशन को, वाज नॉट इवन मेंशन। कि ये बात ही नहीं आपने की कि राइट्स ऑफ जो फलस्तीन के राइट्स हैं उनकी वायलेशन इसने की है, और उनका जो राइट है उसको यानी कि वायलेट किया है, उनकी जमीन है उनको नकार रहा है, ये गलत कर रहा है। कहता है ये तो बात ही नहीं आपने की, आपने वो बातें की हैं, लड़ाई ना करो, चुप करो, सुलह कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो कहता है ये रहा आपका ओआईसी का इजलास और आपके अरब लीग का रेजोल्यूशन, और ये रहा आपके जो बड़े बड़े चौधरी हैं उनका रिस्पॉन्स कि वो इसमें हिस्सा नहीं डालने वाले लड़ाई में। आगे चलेंगे। आगे वो कहता है कि आगे वो बड़ी अच्छी बात करता है इसके अंदर आपका, थोड़ा सा अब जो है ना आपको समझ लें कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव एग्जाम्स, अब आपको यहाँ पर आएगा मैं सीधा वर्ड ही लिख देता हूँ जो उसने लिखा है, पॉलिटिकल डिपेंडेंस। कहता है ये जो जंग हुई है ना, इससे जो मर्जी हुआ है, बेशक गजा में जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन एक बात खुलकर सामने आ गई है कि जो अरब दुनिया है ना, वो क्या है, पॉलिटिकल उसकी डिपेंडेंस है यूएसए के ऊपर। ये पॉलिटिकल डिपेंडेंस बेसिकली यहाँ पर वो कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि जनाब यदि अरब वर्ल्ड के अंदर क्या है, आपको पता है डेमोक्रेसी तो नहीं है ना मिडल ईस्ट के अंदर, शहजादे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और वो हुकूमत कर रहे हैं। अब उनको ये थ्रेट होता है कि अगर हम यूएसए की बात नहीं मानते तो वो किसी भी वक्त हमारे मुल्क के अंदर क्या कर सकता है, कोई मूवमेंट शुरू करवा सकता है डेमोक्रेसी की। लोग बाहर लोगों को पैसे देकर या जिस तरह से भी है वहां पर जलसे जुलूस और इस तरह के प्रोटेस्ट करवा सकता है, जिससे हमारी हुकूमत गिरने का खदशा हो सकता है। तो लिहाजा वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे यूएसए जो है वो नाराज हो जाए। तो ये जो पॉलिटिकल डिपेंडेंस है ना अरब दुनिया की यूएसए के ऊपर, ये इनको कोई फैसला नहीं करने देती, और उनमें से एक फैसला गजा का भी था कि जिसकी वजह से वो गजा में इसराइल के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल सके। और ये नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं है, पैसे हैं, लेकिन उन पैसों को बचाएंगे कैसे, पावर में रहेंगे तो बचाएंगे ना, अगर पावर से उतर गए तो वो पैसे भी गए इनके। तो ये बात वो असल में इसमें आपको बताता है कि पॉलिटिकल डिपेंडेंस जो है ना इसकी, इनकी इनको मार रही है। इनको पता है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा। हो गया जी यहाँ तक, आगे चलते हैं। आगे वो एक और बात कहता है कि व्हाइट हाउस के अंदर अभी अभी जब ये गजा की जंग लगी हुई है, तो अभी व्हाइट हाउस में जो सऊदी अरेबिया का जो है आया है मिनिस्टर, ठीक है ना,
और उसने ये यानी कि बाद इनके व्हाइट हाउस ने ये स्टेटमेंट दी है कि इसराइल अभी भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, सऊदी अरेबिया अभी भी इंटरेस्टेड है कि वो इसराइल के साथ अच्छे तल्लुकात रखना चाहता है, नॉर्मलाइज करना चाहता है। और जैसे ही ये जंग ख़त्म होगी वो अपना जो पुराना मुआदा है जो इसराइल के साथ किया हुआ है उसको फुलफिल करेगा। और उस मुआदे का मतलब ये क्या है कि जो इसराइल अपना सऊदी अरेबिया है वो इसराइल को वेरी क्लोज टू एक्सेप्ट इसराइल, रिकग्नाइज इसराइल। तो यानी कि इस जंग का भी इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ये अभी भी क्या है, कह रहे हैं कि जंग खत्म हो जाती है तो हम उसको तस्लीम कर लेंगे। और आगे वो जा कहता है कि अरब कंट्रीज में वो वाली कंट्रीज जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड 2020 के तहत जिन्होंने एक्सेप्ट किया था इसराइल को, वो भी जो हैं कोई ऐसा काम नहीं कर रही, कोई भी ऐसी चीज नहीं कर रही जिससे इसराइल क्या हो, नाराज हो। उनमें जो है इजिप्ट भी शामिल है जिसने सबसे पहले अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1979 में इसराइल के साथ शुरू किए थे। उसके बाद आपका यूएई आ जाता है। तो ये कोई भी ऐसा काम नहीं करती क्योंकि जिससे इनके डिप्लोमेटिक या फिर इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं वो इसराइल के साथ खराब हों। ठीक है। फिर वो कहता है कि ये मुसलमानों से तो कोई उम्मीद नहीं है और ना ही आप रखें। हाँ, दुनिया के कुछ और मुल्क, साउथ अफ्रीका की बात करता है वो। ठीक है, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका के कुछ मुल्क, बोलीविया, चिली, वेनेजुला, ब्राजील, कहता है उन्होंने फिर भी कोई पोजीशन ली है, कोई थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले ली है इसराइल के खिलाफ। ना कि अरब कंट्रीज ने कुछ भी नहीं किया, अरब कंट्रीज बस चुप करके बैठे हुए हैं। और उन्होंने लोगों ने फिर भी कोई पोजीशन ली है इसराइल के खिलाफ। और आगे वो कहता है कि जो इससे जो है ना अब दुनिया में क्या होने वाला है, थोड़ी सी अरब के जो बॉर्डर्स हैं ना, जो अरब के बॉर्डर हैं, मिडल ईस्ट के जो बॉर्डर हैं, अब नजर ये आता है कि उनमें भी अब थोड़ी बहुत ही तब्दीली होने वाली है। क्यों तब्दीली होने वाली है कि लोग जो हैं, पीपल, वो बोल रहे हैं और ये चुप करके बैठे हुए हैं। तो फिर लोग प्रोटेस्ट करेंगे। जब लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर जहर रेवोल्यूशन आते हैं और नए नए बॉर्डर बनते हैं, नए नए मुल्क बनते हैं। तो फिर वो आगे कहता है जो जो जंग है ये तो आगे ही फैल चुकी है दूसरे जो एरियाज हैं उनके अंदर। रीजन जो है ना, मिडल ईस्ट का जो रीजन है उसके अंदर ये जंग फैल चुकी है पहले ही। और इस वजह से क्या हो रहा है कि इनके जो बॉर्डर्स हैं वो अब तब्दील होने वाले हैं। अब बॉर्डर जो हैं वो तब्दील होंगे। आगे वो कहता है कि ओवर द मंथ्स इसराइल वार गुज़ार है। अब वो कहता है कि इसराइल जो है ना वो अचीव करना चाहता था अपना गोल, कि वो फुल कंट्रोल जो है ना उस पट्टी का हासिल करना चाहता था जहां पर 2.2 मिलियन लोग रहते थे। लेकिन अब क्या है, वक्त 1 महीना गुजर चुका है, तबाही वो कर चुके हैं। लेकिन अब क्या है कि ये जो घड़ी की सुई है ना वो अब उनके सर में बज रही है, इसराइल के सर में भी और अरब स्टेट में भी। क्योंकि अरब स्टेट्स अब खामोश हैं, इसराइल जुल्म करी जा रहा है, दुनिया चीखें मार रही है। तो अब इस अरब अरब के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि अगर अरब नहीं अब बोलता तो उसके ऊपर भी क्या है, प्रेशर बढ़ेगा। उनकी जो अपनी गवर्नमेंट है वो भी खतरे में आ जाएगी। आगे कहता है यूएस बैक्ड मूव इंटायर पॉपुलेशन टू लीव। अब कहता है कि यूएसए ने एक और मूव जो अभी दिया है कि जितनी भी पॉपुलेशन है गजा की वो सारी की सारी कहाँ चला जाए, सेनाई चला जाए। यहाँ पे भी मैप जो है वो अक्सर मैं भूल जाता हूँ। इजिप्ट का एक हिस्सा है, अगर मैं आपको यहाँ पर ऐसे दिखाऊं फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे अगर सुएज कैनाल है, आप ये कह लें ये अफ्रीका है, कॉन्टिनेंट है, तो ये है इजिप्ट। तो यहाँ पर जो हिस्सा इस साइड पे है ना, जो ये इस साइड पे इसके अंदर से सुएज कैनाल गुजरती है, यहाँ पर जो एशिया के मिडिल ईस्ट के अंदर आ जाता है। तो ये हिस्सा तो इजिप्ट का है लेकिन इस साइड पे है ये वाला, इसको सेनाई कहा जाता है। ठीक है ना, इसको सेनाई कहा जाता है। तो कहते हैं कि जो यूएसए वाले हैं, प्रेसिडेंट है, उसने ये कहा है यूएसए ने कि सारे के सारे जो है वो चली जाए कहाँ पर, इजिप्ट वाले सारे यहाँ इस फलस्तीन वाले सारे के सारे इजिप्ट की जो ये वाला इलाका है ना सेनाई, वहां पर चले जाएं। तो ये कहता है बेसिकली ये है सेकंड नकबा। फर्स्ट नकबा हुआ था 1948 की जो अरब इसराइल वार हुई थी ना उसके अंदर। उसमें क्या हुआ था, नकबा मुराद बेसिकली उसमें क्या हुआ था कि जो फलस्तीनियन है ना उनको क्या किया गया था, उनको अपने घरों से निकाल दिया गया था, उनकी जगह के ऊपर कब्जा कर लिया गया था। तो उनकी मूवमेंट को बहुत ज्यादा हुई थी, तो इसको कहते हैं नकबा। तो कहता है ये एक किस्म का सेकंड नकबा है। जिस तरह से जो है यूएसए का प्रेसिडेंट, यूएसए वाले कह रहे हैं कि ये सारे के सारे
इस स्ट्रिप से निकल कर तो सेनाई चले जाएं। तो जनाब ये था आपका जो है फर्स्ट ओपिनियन, और इस ओपिनियन के अंदर आपको अब काफ़ी हद तक खुल के सामने आ गया होगा कि वाई अरब क्यों नहीं बोलता, पैसे सब कुछ है उनके पास, क्यों नहीं बोलता, तो पॉलिटिकली डरा पड़ा है। मैं बोलूँगा तो मेरा तख्ता उल्ट जाएगा, मेरा शहजादा सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो इस वजह से ये नहीं बोलते। ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम अपने सेकंड ओपिनियन की तरफ। सेकंड ओपिनियन में भी गजा है, इसराइल है, लेकिन यहाँ पर डिमेंशन डिफरेंट है। यहाँ पर वो बात करेगी, वो कहती है कि इसराइल के फौजी जो है ना वो डरे पड़े हैं, डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि ये हमास वाले अचानक आते हैं, अटैक करते हैं और अचानक ही जाकर कहीं छुप जाते हैं। छुप कहाँ जाते हैं? अंडरग्राउंड टनल्स बनाई हुए हैं इन्होंने, ठीक है ना। और इसराइली सोल्जर इससे डरे हुए हैं। ये टनल्स क्या है, क्यों बनाई हैं, कैसे बनी, इनकी वो डिस्कस करेगा। स्मगलिंग इसके अंदर बात होगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अफगानिस्तान में भी यही था कि अफगानिस्तान में भी, मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि अमेरिका आया, 9/11 का इंसिडेंट हुआ, महीने दो के अंदर मार मार के बम सारा अफगानिस्तान इन्होंने तबाह कर दिया। ठीक हो गया। और इन्होंने कहा वी वन, हम जीत गए जनाब। जब जीत गए तो उसके बाद इन्होंने कहा अपनी फौजें वहां पर उतारी, और फिर वहां पर 20-21 साल ये रहे, और फिर वापस जलील होकर चले गए। अब जलील होने में क्या था? गुरिल्ला, गुरिल्ला वार वहां पे शुरू हो चुका। अब गुरिल्ला वार इज अ टाइप ऑफ वार जिसमें ये होता है कि जो होते हैं वो अटैक करते हैं, मारते हैं और भाग जाते हैं, जाकर छुप जाते हैं। अब अफगानिस्तान में भी ऐसे ही था कि अमेरिका की फोर्सेस के ऊपर अटैक करते थे, अटैक करके फिर वापस जाकर पहाड़ों में छुप जाते थे, तो इनको ढूंढना मुश्किल हो जाता। अब यही गेम जो है वो यहाँ पर शुरू होने वाली है। कहाँ पर? आपकी इस फलस्तीन के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि मारो और छुप जाओ, ये है गुरिल्ला टैक्टिक्स। और यही इसी की वजह से जो है सोल्जर जो इसराइल के हैं वो डरे हुए हैं कि अब क्या होने वाला है। डिस्कस करते हैं जी। कहती है कि इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस है ना, वो शिफा हॉस्पिटल पहुंच चुकी हैं और उन्होंने उसको घेरे में ले लिया है। ना कोई चीज़ अंदर जाने दे रही है, ना कोई बाहर जाने दे रही है। तो इससे यही लगता है कि अब जो आने वाले दिनों में जो फ्यूल है ना जनरेटर का, वो ख़त्म हो जाएगा हॉस्पिटल का। और इससे क्या होगा कि कपल ऑफ डेज के अंदर क्या हो जाएगा कि जो प्री मेच्योर बेबीज हैं उनकी डेथ हो जाएगी, और इसके अलावा वो लोग जो वेंटिलेटर के ऊपर हैं उनकी भी डेथ हो सकती है। फिर आगे कहती है कि जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वो जो मेडिकल स्टाफ है ना वो वहां पर काम कर ही जा रहा है अंदर। नो डाउट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मेंटली वो डिस्टर्ब हैं, थके हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ठीक है जब तक पेशेंट्स हैं वी विल वर्क देयर। ये बात यहाँ पर तक वो कर देती है। फिर वो कहती है कि अगर इसराइल की साइड की मैं बात करूं तो इसराइल कहता है कि जो हॉस्पिटल है ना ये बेसिकली हमास वालों के फाइटर्स जो हैं उनके ये कह लें कि हिफाजती पॉइंट है, यहाँ पर वो छुप जाते हैं। और यहाँ पर वो छुप कर क्या करते हैं, अटैक बाद में हम पारे ऊपर करते हैं। तो ये उनकी बेसिस हैं। और लेकिन जो मीडिया के ऊपर दिखाया जाता है कि छोटे छोटे बच्चे जो इनक्यूबेटर के ऊपर हैं, तो उनको दिखाया जाता है जो कि हीट लाइट ऑक्सीजन की वजह से सरवाइव कर रहे हैं, अगर वो ना हो तो वो उनकी डेथ हो सकती है। डेथ होती भी दिखाई है। उस चीज़ को ना तो इसराइल मान रहा है ना दुनिया मान रही है। तो सारी दुनिया यही, इसराइल जो कह रहा है कि हमास वालों के ये ठिकाने हैं। फिर वो कहता है कि जो वर्ल्ड है ना उसका डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस है। तो वो बेसमेंट्स के बारे में क्या कहती है कि, कहती है कि कुछ अभी थोड़े दिन पहले एक कमांडो था, उसने इसराइल के, उसने वहां पर एक वीडियो बनाई। उस वीडियो में उसने क्या दिखाया? उस वीडियो में उसने दिखाया कि जनाबी अली ये हॉस्पिटल है, इसकी बेसमेंट के अंदर एक मोटरसाइकिल खड़ा है, और बताया कि यही वो मोटरसाइकिल है जो अक्टूबर 7 को हमारे ऊपर इसराइल के ऊपर अटैक करने में इस्तेमाल हुआ था। फिर वो कहती है कि एक कमरा है, उस कमरे को ज़्यादा से पर्दे लगे हुए हैं, उन पर्दों को देख कर ये कहते हैं वहां पर फिल्में यूज्ड फॉर फिल्म वीडियोस के, जो भी बंदे इन्होंने होस्टेज रखे हुए हैं इस हमास वालों ने, जो इसराइल के बंदे अगवा करके रखे हुए हैं, उनकी यहाँ पर ये वीडियोस बनाते थे और अपलोड करते थे। तो ये कौन कह रहा है? हमास इसराइल के कमांडोज बता रहे हैं, और साबित ये करना चाह रहे हैं कि जनाबी अली जो हॉस्पिटल्स हैं वो क्या है, इन लोगों के हिफाजती पॉइंट हैं, और यहाँ पर ये इसको अपनी हिफाजत के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम हॉस्पिटल के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं, हम सारी चीज़ों के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। ये तो होगी थी एक स्टोरी। अब आगे दूसरी स्टोरी जो मेन स्टोरी है जिसके ऊपर ओपिनियन है वो शुरू होती है। वो कहती है कि इसराइल की जो फोर्सेस है ना वो ये उम्मीद कर रही हैं कि हम कहीं हॉस्पिटल के अंदर जाएं और हॉस्पिटल से हमें एक रास्ता दरवाज़ा मिले और उस रास्ते से हम क्या करें, किसी टनल के अंदर घुस जाएं।
और उस टनल के बाद में हमें पता चल जाए कि कहाँ कहाँ वो टनल जाती है, फिर हम उस सारी टनलों को क्या करें, तबाह करके, तो ये जो हमास का जो नेटवर्क है ना, उसको हम क्या कर दें, तबाह कर दें। तो वो असल में रास्ता ढूंढ रहे हैं इनमें जाने का, जो इनको मिल नहीं रहा। फिर वो आगे बताया जाता है कि तकरीबन 480 किलोमीटर लंबी जो टनल्स हैं, किसके नीचे, गजा शहर के नीचे। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होगी कि ये है आपका गजा शहर, और समझ लें कि गजा जिस तरह आप हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं कि शहर के नीचे जो है क्या है, टनल्स हैं, खुफिया यानी कि टनल्स बनाए हुए हैं। और इन टनल्स की जो लंबाई है वो है 480 किलोमीटर, इतनी लंबी ये टनल्स हैं। अब इन टनल्स में बेसिकली क्या है, किस तरह से है, कहता है कि ये टनल्स कंक्रीट की भी कई बनी हुई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की वो कहता है कि रिपोर्ट के मुताबिक कि ये एक क्या है, एक जाल है, ठीक है ना, बहुत बड़ा जाल है जो कि गजा के नीचे, शहर के नीचे बना हुआ है। और यहाँ पर क्या है कि इस जाल में क्या है कि ये ऐसा जाल है जो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। ऐसी यानी कि ये टनल्स हैं कि जिसको एक आम जो भी है, यानी कि ये समझ लें कि गजा शहर के नीचे अगर इस तरह से हो चीज़ें, किसी कोई क्या करेंगे, ये अब फलस्तीनी अपना इसराइली क्या करेंगे, ये गजा शहर के अगर नीचे इस तरह के सिस्टम बना हुआ है पूरे का पूरा, तो किधर से ढूंढेंगे और किसको मारेंगे। तो आप समझ लीजिए डैट इज बी, जो रिपोर्ट्स कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि उसके नीचे इस तरह की टनल्स बनी हुई हैं। यहाँ से फलस्तीनी निकलते हैं, हमास के बंदे अटैक करते हैं और उसके बाद इधर ही गुम हो जाते हैं। अब इनको वो तबाह करना चाहते हैं इसराइल वाले। अब जो इसराइल की डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने क्या किया है कि जनाब अली पहले तो ऊपर से एयर स्ट्राइक की हैं, सारे गजा को तबाह कर दिया। अब दूसरी ऑप्शन क्या है, अब वो आएंगे ग्राउंड ऑपरेशन के ऊपर। तो अब अपनी फोर्सेस डालेंगे, ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, इन टनल के रास्तों को देखेंगे, इस टनल्स को तबाह करेंगे, तो फिर ही जाकर हमास का नेटवर्क तबाह हो सकेगा। लेकिन अब उसके लिए ज़ाहिर है इन लोगों को ग्राउंड ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उस ग्राउंड ऑपरेशन में अब बहुत सारे इसराइलियों की जो है वो जान भी जाने वाली है। उसकी रीज़न है ये टनल्स, वो आएंगे, अटैक करेंगे और वो छुप जाएंगे। और इन टनल्स की ये भी खसूसियात हैं कि इनका ना तो कोई एक दरवाज़ा आने का है और ना ही एक दरवाज़ा जाने का है। ये जिस तरह से लकड़ी का जाला होता है ना, उस तरह से कहा गया है। और अभी जो एक पीछे होस्टेज जो थी, जिसको अगवा करके ले गए थे हमास वाले, उन्होंने जब उसको छोड़ा तो उसका जब वो इंटरव्यू लिया गया तो उसने कहा कि वो तो ऐसे ही है जैसे मकड़ी का जाला है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही थी किधर से हम जा रहे थे, किधर को आ रहे थे। और फाइनली जब हम किसी एक बड़े हाल में गए हैं तो फिर जाकर हमें थोड़ा सा पता चला है कि हम किधर हैं। तो वो तो नीचे गजा शहर के नीचे तो एक मकड़ी का जाला है, अब उस मकड़ी के जाले को तोड़ना है। अब वो दाड़ कैसे तोड़ेंगे, अब दैट इज द प्रॉब्लम फॉर इसराइली। अब बेसिकली ये है कि इसराइल वालों ने ऊपर से बम्बारमेंट कर दी, अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा। अब ग्राउंड ऑपरेशन के अंदर इनकी अब जाने जाएंगी ही जाएंगी, और ये इट विल टेक टाइम लेगा, इतनी जल्दी नहीं होने वाला ये इनसे कवर। आगे वो कहती है जो टेक्टिकल टनल्स है ना, आईडीएफ जो रीजन जो है, जिसकी जिसकी वजह से ये इस टनल्स की वजह से ही कह रहे हैं ना कि हम बम फेंक रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो ये कहती है ये बनाई क्यों नहीं, कहती है बनाई बेसिकली ये क्या, इसके अंदर ये है कि ये जब ऊपर से ग्राउंड से हम देखते हैं ना गजा को, तो ग्राउंड से ये है कि ऊपर बहुत ज्यादा चेक पोस्ट थी, और गजा वालों को इन्होंने कैद करके रखा हुआ था इस स्ट्रिप के अंदर, दूसरी दुनिया से उनका ताल्लुक बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो उसके बाद फिर उनके लिए और कोई ऑप्शन नहीं थी, उन्होंने फिर टनल्स बनाने शुरू कर दी। उन टनल्स के जरिए वो क्या करते थे, जो फलस्तीन वाले थे ना पिछले 16 साल से वहां पर कोई कैद थे, तो फलस्तीन वाले क्या करते थे, स्मगलिंग करते थे गुड्स की गजा के अंदर। और ये टनल जो है ये बहुत लंबी चौड़ी हैं, कुछ छोटी नहीं है, इसराइल के नीचे भी जो घुसी पड़ी हैं, इजिप्ट तक घुसी पड़ी हैं, ठीक है ना। अब कहता है कि इन टनल्स को जो है खत्म करना सिर्फ और सिर्फ इसराइल का ख्वाब नहीं है, बल्कि जो इजिप्ट कंट्री है वो भी यही चाहता है कि ये टनल्स जो हैं ये किसी तरीके से तबाह हो जाएं, ताकि स्मगलिंग जो है वो रुक जाए। अब इस चीज़ के अंदर मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है कि ये टनल्स हैं या नहीं है, बहरहाल जो पेपर में आया आई विल जस्ट एक्सप्लेनिंग दैम। अब वो कहता है कि वो एक चीज़ यही आगे जाकर फिर बताती है कि जो टनल्स उन्होंने अपनी सहूलत के लिए बनाई थी, या जिस जिस जिन टनल्स को बनाने पर इन इसराइल वालों ने इनको मजबूर कर दिया था, आज के दिन वही टनल्स जो हैं फ़लस्तीन वालों के लिए हेल्पफुल बन रही हैं, और वही टनल जो हैं आज के वक्त इसराइल वालों का सरदे दर्द बन चुका है। लेकिन इस सारे के सारे कंक्लूजन में वो ये कहती है कि बाय राइट नो, कि जो इसराइल की जो फोर्सेस हैं वो डरी पड़ी हैं इस चीज़ को देखकर, क्योंकि इन टनल्स की जो है ना वेब लाइक जाल जैसी जो शेप है, इसकी वजह से अब इसराइल की फोर्सेस को काफ़ी नुकसान भी सहना
बढ़ सकता है। तो सर ये जनाबी अली आपका था सेकंड ओपिनियन। नो अब हम चलते हैं आपके थर्ड ओपिनियन की तरफ। थर्ड ओपिनियन के अंदर ये जो होते हैं ना आखिर वाले दो ओपिनियन, इसके अंदर डाटा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। बातें कम होती हैं, ओपिनियन कम होता है, डाटा बहुत ज़्यादा होता है। और जो पहले दो होती हैं उनमें कोई ना एक क्रक्स होता है, यानी कि समथिंग न्यू होता है। तो ये थोड़े से आप कहने बुकिश टाइप होते हैं, डाटा कलेक्शन करके तो ये लगा देते हैं। वुमेन वर्कफोर्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन वुमेन के ऊपर है जी। बेसिकली कहना ये क्या चाहती है, वुमेन की बात करेगी, कहेगी कि वुमेन जो है वर्क फोर्स के अंदर बहुत कम है, उनको ज़्यादा होना चाहिए, क्यों है, उनकी प्रॉब्लम्स बताएगी और वो डिस्कस ये करेगी कि किस किस प्रॉब्लम्स की वजह से वुमेन जो है वो वर्क फोर्स के अंदर कम है। कहती है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है ना, उनकी जो बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन एक रीज़न ये भी है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को नहीं है, एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस नहीं है लोगों के लिए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लो प्रोडक्टिविटी हो रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ डिस्टर्ब हो रही है। और यहाँ पर ये बार बार जो है ना बात करती है इंटर जो है ना अजन्या जो है इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप ये आपको पता है आजकल बड़ा डिजिटल वर्ल्ड ई कॉमर्स के अंदर ये वर्ड यूज होता है। तो आप लोगों ने इसके बारे में नीचे कमेंट में देना, दैट इज व्हाट इज इंटरप्रेन्योरशिप। बेसिकली तो आसान सा ही है, लेकिन आपने फिर भी इसके बारे में आप लोगों ने देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। तो इसके ऊपर इसका सारे का सारा जनाब अली फोकस है। ये कहना ये चाहती है कि इस जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है औरतों को, ठीक है ना, और ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं है उसकी डिफरेंट रीजंस हैं, और पॉलिसी मेकर जो हैं वो फेल हो चुके हैं इन चीज़ों को एड्रेस करने में। और उनमें से बता दिए कि एक तो जेंडर डिस्पैरिटी है, और इसके अलावा जो लिमिटेड इंटरप्रेन्योरशिप है पाकिस्तान के अंदर वुमेन्स के लिए, लो लेवल ऑफ सेविंग्स हैं, लेकिन औरतों के पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं होते। फोकस और कहती है कि एक और भी बड़ा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर मर्द हों या औरतें हों, वो जॉब हासिल करना चाहते हैं, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे जॉब्स क्या हों, पैदा हों, ठीक है ना। तो एक ये सोच भी प्रॉब्लम है। और फिर वुमेन के ऊपर वापस आ जाती है कि वुमेन ज़्यादातर ऐसे काम कर रही हैं, घरों में काम कर रही हैं या ऐसे काम कर रही हैं जिसके ऊपर उनको पैसे बिल्कुल नहीं मिल दिए जाते। लेबर फोर्स सर्वे की बात करती है जो कि 2020 और 2021 के अंदर हुआ। उसके मुताबिक बताया जाता है कि 2% जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किनके पास है, एम्प्लॉय जो पाकिस्तान के अंदर है वो सिर्फ 2% है जो वुमेन्स हैं, और टोटल का जो दुनिया के अंदर है उसका 0.1% ये बनता है जो वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट में है। कहती है कि 80% वो वुमेन है जिनको यानी कि वुमेन अकाउंट वर्कर्स कि जिनका यानी कि कोई अकाउंट वर्कर ही नहीं है, काम करने का कोई पैसा ही नहीं है, ठीक है ना। और 60% वो हैं जो घरों में ही काम करी जाती हैं, ठीक है ना, जैसे हाउस वाइफ जिनको हम सादा अल्फाज में कहते हैं। तो कहती है कि ये क्या है, ये सारे के सारे काम जो है वो इन सारे कामों को कहती है कि देर आर क्वाइट डिफिकल्ट, और इनकी निस्बत जो है जो इंटरप्रेन्योरशिप है दैट इज बेटर, आसान है, पुरसकून है। फिर वो आगे कहती है कि 70.5% वर्किंग वूमेन ऐसी हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गई। 70.5% ऐसी वुमेन है जो कभी स्कूल ही नहीं गई, और 6.2% ऐसी वुमेन है जिन्होंने इंटर किया है या ग्रेजुएशन किया है लेकिन उनके पास कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं है। कहती है कि इसके अलावा ट्रेनिंग तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में करवाई जा रही है। ये एक अच्छी बात उसने की है कि कहती है ट्रेनिंग तो करवाई जा रही है वुमेन्स की ना पाकिस्तान में, तो करवाई किस काम में जा रही है कि जनाबी अली उनको स्किल प्रोवाइड की जा रही है, टेलरिंग में, दर्जी के काम में, कुकिंग में करवाई जा रही है, ब्यूटी पार्लर के काम में ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन उनको इंटरप्रेन्योरशिप में कोई भी काम में ऐसी जो है उनको नहीं दी जा रही ट्रेनिंग वुमेन्स को। फिर आगे वो कहती है कि मसले बहुत सारे हैं जिनमें से एक मसला है ट्रांसपोर्टेशन का, कि इन ट्रांसपोर्टेशन का मसला बहुत बड़ा है औरतों के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना सेफली। और पाकिस्तान में कहती है कि ये तो और भी मुश्किल है कि फीमेल जो है ना, क्योंकि हमारा कुछ कल्चर ऐसा है कि फीमेल्स अकेली घर से बाहर नहीं जा सकती, तो उनको किसी न किसी के साथ जाना पड़ता है, लेकिन मेल्स अकेले चले जाते हैं मोटरसाइकिल के बैठ पर जहाँ उन्होंने जाना हो, लेकिन वुमेन नहीं जा सकती। तो ये उनके लिए एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वो पब्लिक पब्लिक सर्विस में जाएंगी तो फायदे में रहेंगी, लेकिन अगर वो जाती हैं जनाबी अली बैठ कर किसी चिंची पर या स्पेशल गाड़ी पर तो वो बहुत ज़्यादा उनको एक्सपेंसिव पड़ती है। तो लिहाजा ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ना दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर द वुमेन इन पाकिस्तान, कि काम करने के लिए उन्होंने जाना है या सीखने के लिए जाना है। फिर वो आगे कहती है कि हर एक प्रॉब्लम्स तो हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो है, ते लेकिन इन प्रॉब्लम को क्या है पॉलिसी मेकर जो है वो एक्शन ले सकते हैं उसके ऊपर, इसको कम कम कर सकते हैं।
हिस्टोरिकली कहती है कि बड़ी इन्होंने एफर्ट्स की लेकिन वो कोई काम की नहीं रही। और फिर वो कहती है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट करती क्या है, ये देखें यहाँ पर इसने टैक्स का आगे से काम शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट यही कर दी है कि जल्दी जल्दी टैक्स लगा देती है। और यही काम इन्होंने इस दफ़ा किया है कि जो सैलरीड पर्सन है उनके ऊपर टैक्स लगा दिया, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे क्या हो कि प्रोडक्टिविटी हो, कि प्रोडक्टिविटी हो उससे आप लोग टैक्स ले लें, नहीं ऐसा कोई काम नहीं करेगी, बल्कि ये करेगी कि जो सैलरी पर्सन है उनके ऊपर जल्दी जल्दी क्या कर देगी, टैक्स लगा देगी। और उस टैक्स की वजह से क्या हो रहा है, लोगों की जिंदगी और मुश्किल हो रही है और अल्टीमेटली फिर वुमेन्स को भी क्या है, काम करना पड़ेगा, तो ही वो उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी। लेकिन काम वो करें कहाँ पे जाकर, सहूलतें तो हैं नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का भी इशू है। और फिर वो कहती हैं कि पॉपुलेशन कन्फाइंड एट होम्स, कहती है कि घरों पर रहती हैं, ठीक है। और उसके बाद हरासमेंट जो का जो बर्डन है, ठीक है ना, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन हरासमेंट का भी डर उनको होता है, घरों की जिम्मेदारियां भी होती हैं, कल्चरल नॉर्म्स भी हैं, लैक ऑफ नॉलेज भी है। ये सारे प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनकी वजह से वुमेन जो हैं वो उनके पैरों जो है बंधे हुए हैं। कहती है कंस्ट्रेंट आर नॉट डिफिकल्ट टू वेट, कहते हैं कि मुश्किल नहीं है, इनको हम कवर अप कर सकते हैं। फिर वो बात करती है डिजिटल वर्ल्ड की यहाँ पर, कि डिजिटलाइजेशन की वजह से अब ये प्रॉब्लम हल हो चुकी है। और ई कॉमर्स की वजह से अब औरतों ने अगर काम करना चाहती हैं तो वो काम कर सकती हैं। उनको घर ना तो घर से बाहर जाने की ज़रूरत है, ना कहीं धक्के खाने की ज़रूरत है, ना कोई हरासमेंट का प्रॉब्लम होगी। तो वो घर बैठे ई कॉमर्स के ऊपर काम करें, पैसे कमाएं, खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं और अपनी लाइफ जो है उसको बेहतर बनाएं। और इसके लिए वो कहती है कुछ मेजर्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे, जैसे एक्सपैंड करना पड़ेगा डिवाइस ओनरशिप, इंटरनेट जो उसकी एक्सेस और डिजिटल लिटरेसी को। करंटली वो कहती है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है ना 3 डोमेन्स हैं, रिमेन डिस, इन तीनों कामों में क्या है, पाकिस्तान जो है करंटली वो बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा है। तो फिर आगे कहती हैं एक्सेसिबिलिटी ऑफ डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज फॉर वुमेन इज आल्सो इम्पेरेटिव 2008%। फिर वो आगे कहती हैं कि 8% वुमेन थी जो 2022 के अंदर जिनके अकाउंट्स बने हुए थे। लेकिन अब क्या है कि फैसिलिटी वुमेन्स को है, वो अपने जो उनके घर वाले हैं उनके थ्रू भी क्या कर सकती हैं, पैसे जो है अकाउंट से ले सकती हैं या लोन ले सकती हैं। और उस लोन से वो क्या कर सकती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर सकती हैं और अपने लिए भी बेहतरी पैदा कर सकती हैं और अपनी सोसाइटी के लिए भी। तो जनाब ये था, इसके अंदर वुमेन के बारे में बात कही गई है कि कहाँ पे भेजो औरतों को, काम पे भेजो, बस पता नहीं कहाँ भेज देना इन्होंने अब इनको। घर के काम कहती हैं जब वो नहीं करने चाहिए क्योंकि उनको पैसे नहीं ना मिलते, तो घर के काम करने से पैसे नहीं मिलते, लिहाजा आप लोग क्या करें, काम पर जाएं, बाहर जाएं, काम पैसे कमाएं। तो बाहर जाने के मसले मसाइल बहुत थे, तो उन्होंने क्या अब ऐसा कर लें कि बाहर नहीं जा सकती, तो डिजिटल वर्ल्ड आ गई है, ई कॉमर्स के जरिए पैसे कमाएं, लेकिन पैसे जरूर कमाएं, इसके बगैर गुजारा नहीं है। इसके ऊपर इसने बहुत ज्यादा फोकस किया। आगे जी आपका फोर्थ ओपिनियन आ जाता है। फोर्थ ओपिनियन है इफ नॉट नो व्हेन। इफ नॉट नो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात कर रहा है, और यहाँ पर ये कोई नई बात नहीं करने वाला, इसका मैंने सारा ओपिनियन पढ़ा है। इसने क्या किया है शहजादे ने, इसने ये किया है कि पीछे जो पुराने ओपिनियन से हम जिनको डिस्कस कर रहे थे उनके इसने पकड़े टुकड़े, उन टुकड़ों को इसने जोड़ा है, उन जोड़कर बीच में अपना एक थोड़ा सा टुकड़ा लगाया है और इसने एक ओपिनियन लिख दिया और डाउनवर्ड इसको छाप दिया है। तो इसके अंदर जिस तरह हमने पहले 2 ओपिनियंस के अंदर देखी एक नई डिमेंशन, ठीक है ना, वो इसके अंदर डिमेंशन आपको कोई नई नहीं मिलने वाली। तो इसके अंदर अगर किसी ने प्रीवियस ओपिनियन सुने होंगे ना तो उसको यही लगेगा कि ये हमसे दोबारा कर रहे हैं, लेकिन ठीक है डिस्कस मैं कर देता हूँ। लेकिन इसके अंदर मुझे कोई नई जो है ना वो बात समझ नहीं आई। बस इसका हल्का सा ये इलेक्शन जो है ना यूएस यूके की उसकी बात ही कर रहा है। तो चलें इसको मैं शुरू करता हूँ। इसमें क्या है, गजा की बात होगी, इसराइल की, वर्ल्ड कम्युनिटी की, यूएसए की, कॉमन पीपल की, इलेक्शंस यूएसए में हो रहे हैं उसकी। कहता है कि इसराइल की जो है ना वो गजा स्ट्रिप के ऊपर जुल्म कर रहा है। नए बच्चे जो भी पैदा हुए हैं उनके अभी बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं बने और उनके डेथ सर्टिफिकेट इशू हो गए हैं। ठीक हो गया। कहता है ये जो वर्ल्ड है ना इसके अंदर जो है सीज फायर रिफ्यूज कर दिया गया। यूएसए ने क्या कहा कि नहीं अभी सीज फायर नहीं करना, ह्यूमैनिटेरियन पॉज करवाते हैं, लेकिन बच्चों को मारे जा रहे हैं। तो कहता है जितना ही नेतन्याहू जो है इसराइल का प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है इस सारे ब्लड शेड के अंदर, तो जो अमेरिका का है ना बंदा, अमेरिका वाले हैं वो भी, अमेरिका की पॉलिटिकल मिलिट्री और कॉरपोरेट एस्टेब्लिशमेंट वो भी उतने ही ज्यादा इसके अंदर हकदार हैं, हिस्सेदार हैं। आगे कहता है यूएसए कुड हैव, अगर यूएसए चाहता तो इसराइल को रोक सकता था, लेकिन उसने नहीं रोका, बल्कि उसको और ज्यादा वेपन्स भी दिए, एयरक्राफ्ट की भी उसको सपोर्ट दी।
तो कहता है कि ये जो यूएसए के अंदर, हालांकि यूएसए के अंदर भी प्रो फलस्तीनियन जो है प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उनको वो क्या कह रहे थे, प्रोटेस्ट जो कह रहे थे कि ये जो वाला काम जो है इसको रोका जाए। तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अमेरिका के अंदर, उनको अब क्या किया गया, उनके अगर किसी यूनिवर्सिटी जो के स्टूडेंट्स कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी कर रही है, तो उनकी जो डोनरशिप है उसको रोक दिया गया, यानी कि उनके फंड्स बंद कर दिए गए। ठीक है, यूनिवर्सिटियों के इंस्टीट्यूशंस को जो है उनके फंड्स बंद कर दिए गए। अगर कोई इंडिविजुअल लेवल पे ऊपर कोई कर रहा है तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये सारा कौन करवा रही है, इसराइल की लॉबी वहां पर करवा रही है। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा लेजिस्लेशन अगर किसी किस्म की जाए कि जिसके अंदर पार्लियामेंट जो कांग्रेस है यूएसए की, तो वहां पर तो उसको भी क्या किया जाता है, पहले ही स्टॉप कर दिया जाता है ड्यू टू इसराइल लॉबी। फिर वो कहता है ये एक नाजी टाइप जैसा हिटलर की थी ना, वही सोच है। नेक्स्ट वो बात करता है कि एक ही राशिदा तालिबा थी जो कि कांग्रेस वुमेन थी, उसने बात की थी फलस्तीन की इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अब वो भी टारगेट बन चुकी है। अब उसके ऊपर क्या है जी, अब वो फेस करेगी कौन सा, किसको, अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर कमेटी, वहां पर अब उसको फेस करना पड़ेगा। ठीक है ना, एंटी डिफेमेशन लीग, ठीक है ना, वो भी क्या है, आल्सो वार अगेंस्ट फॉलो ज्यूज। अब वो बातें करेगा कौन कौन से हैं, जेविश वॉइस फॉर पीस, वो कह रही है कि जनाब अली इसको रोको। इफ नॉट नो, वो कह रही है, न्यूयॉर्क के अंदर वो एहतजाज कर रहे हैं। यंग जो अमेरिकन हैं ज्यूज, वो भी कह रहे हैं कि इसको रोको। यूरोप के अंदर जो है वो भी कह रहे हैं रोको। लेकिन यूरोप के अंदर जो कहता है, जैसे जर्मनी और फ्रांस है, अगर कोई बंदा इसको कहता है कि रोको या रैलियां निकालता है, तो उनको गवर्नमेंट क्या कर लेती है, पकड़ लेती है। यहाँ तक कि फलस्तीन का फ्लैग भी वहां पर आप नहीं शो करवा सकते। इसके अलावा तो ब्रिटिश होम सेक्रेटरी है ब्रेव मैन, उस ब्रेवर मैन, उसने भी क्या किया कि पुलिस वालों को कहा कि जो भी यहाँ पर निकालता है रैली वगैरह उसको पकड़ लो। ऋषि सुनाक की बात होती है, वो अपने इलेक्शन में फंसा पड़ा है। जो बाइडन की बात होती है उसको भी फिक्र पड़ी है कि नेक्स्ट इलेक्शन आने वाले हैं, तो लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहेगा, क्योंकि हम तो बोल नहीं रहे, तो व्हाट विल बी हैपन। तो यही वो सारी जो है इसके अंदर बातें कर रहा है। और वो कहता है कि अब एक दफा फिर अमेरिका जो है वो गलत साइड पर है, जिस तरह वो 52 ईयर्स पहले जो गलत साइड पर था, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो हुआ था 1971 वाली वार जो हुई थी, जिसके अंदर क्या था, जो है ईस्ट पाकिस्तान जो था बांग्लादेश अब बन चुका है, वहां पर जो लोगों के साथ जुल्म सितम हुआ था, तो उस वक्त भी कहता है ये गलत साइड पर ही था। फिर ग्लोबल साउथ की बात करता है कि ग्लोबल साउथ सारे का सारा, ग्लोबल साउथ मैंने पहले भी बताया था, जो पुअर कंट्रीज है नीचे वाली, उनको आप लोग ग्लोबल साउथ कहते हैं। अफ्रीका वाली और नीचे वाली जो है ना, अगर आप इस तरह से बनाएंगे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो ये साउथ वाली नीचे मैप नहीं है वरना ज्यादा एक्सप्लेन हो जाता। तो वो क्या है, ग्लोबल साउथ, वो सारी की सारी यही कह रही है कि जनाबे अली ये एक और होलो कास्ट है, एक और नकाबा है, और इसको उन्होंने नाम दे दिया है नकबा 2023, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों को मारा नहीं जा रहा, बल्कि उनको उनके घरों से निकाला जा रहा है, उनकी उनकी जो घर है उनको तबाह भी किया जा रहा है, और उनको डिस्पर्स भी वहां से किया जा रहा है। तो इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें इसने डिस्कस की हैं। तो सारी ये आप लोगों ने सबने सुन लिया, दैट इज टुडे। एडिटोरियल भी हो गया, आपके ओपिनियन भी हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो गए, एंड यही था आज के लिए। सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू वेरी मच।